इंदौर जाके रहना था, कंटिन्यू क्लासेस लग रही थी, सेमिनार्स चल रहे थे। मेरे बेटे का 12th का साल था जी। मतलब लिटरली मैं आपसे बोलूँगी कि मुझे 1-2 बार तो रोना आया कि मेरे बेटे का 12th का फिजिक्स का पेपर है और मैं वहाँ सेमिनार अटेंड कर रही हूँ। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या हम अपने गोल के लिए अपने बच्चों के लाइफ के साथ तो नहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि शिक्षा के क्षेत्र से आती हैं, डॉक्टर अनीता देवकर मैम से हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं। मैम, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके एक छोटे से परिचय से। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनीता देवकर। मेरा बैकग्राउंड अगर मैं बोलूँ तो मेरे पापा फ़ौज में थे, तो एक बहुत ही डिसिप्लिनरी लाइफ के साथ हम आगे बढ़े हैं। हम 4 भाई बहन, जिसमें मैं सबसे छोटी। बचपन से ही एक बहुत अच्छी लर्नर रही हूँ। हर कुछ चीज़ नए से सीखने का मुझ में बहुत जज्बा था। तो 10th तक बहुत अच्छा एजुकेशन रहा। 11th-12th इस उम्मीद के साथ कि मुझे डॉक्टर बनना है, MBBS डॉक्टर बनना है, मैंने साइंस फैकल्टी को चूज़ किया। 11th-12th तो साइंस से कर लिया, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे अपना ये फील्ड छोड़ना पड़ा और मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया। इकोनॉमिक ऑनर्स में जाने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी अपार सफलता मिली जब मुझे नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिला। फिर उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया, जहाँ मैं 5th मैरिट रही नागपुर यूनिवर्सिटी से। उसके पश्चात मेरा विवाह हो गया बुरहानपुर में। मेरे पति जो है वो पत्रकार है। अभी फ़िलहाल मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी भोपाल खुशीलाल से MD कर रही है और मेरा बेटा बेंगलोर में एज ए इंजीनियर जॉब कर रहा है तेजस नेटवर्किंग में। 96 में जब मेरी मैरिज हुई तो यहाँ आने के बाद एज ए मैं लर्नर थी, मेरी इच्छा हुई कि मुझे और कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपनी इच्छा मेरे पति से जाहिर की कि मुझे पॉलिटिक्स में MA करना है। तो उन्होंने उनकी मदद से मैंने पॉलिटिकल साइंस में MA का फॉर्म भरा और 2000 में मैं DAVV यूनिवर्सिटी से 3rd मैरिट रही और मैंने मेरा MA इन पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया। इसी दौरान मेरी मुलाकात कोइंसिडेंटली सिस्टर जॉन्सी, सिस्टर ज्योतिष और फादर सीरियक से हुई और उन्होंने मुझे सन थेरेसा में जॉब के लिए ऑफ़र किया और मैंने वो सहर्ष स्वीकार भी किया। वहाँ जॉब करते रहते हुए मुझे सिस्टर जॉन्सी ने थोड़ा सा एनकरेज किया कि जब तुमको शिक्षा के ही क्षेत्र में रहना है तो क्यों ना तुम B.Ed कर लो। तो 2007 में मैंने B.Ed किया और उसमें भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स रहे और ऐसे ही मेरी जो टीचिंग लाइफ है वो चल रही थी। उसी दौरान मैंने देवकर क्लासेस इंग्लिश मीडियम के डायरेक्टर के रूप में काम करना चालू किया। वो भी मेरी बहुत अच्छी कोचिंग चल रही है, आज भी चल रही है। उसके बाद 2018 में मेरी मुलाकात डॉक्टर शिल्पी गुप्ता से हुई, जो उस समय रिसेंटली कॉमर्स में PhD हुई थी। उसका PhD सुनने के बाद मेरी कहीं सोई हुई जो इच्छा शक्ति थी वो जाग गई कि अगर मैं MBBS डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या मैं PhD करके तो डॉक्टर बन सकती हूँ। तो उनसे बस मैंने ऐसे कहा कि मैंने भी कभी सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूँगी। तो उन्होंने मुझे जैसे ही PhD का एंट्रेंस फॉर्म निकला, उन्होंने मुझे वो एंट्रेंस फॉर्म भेजा और मैंने वो एंट्रेंस फॉर्म ऐसे ही भर दिया और देखो कि मुझे उसमें मैं मैरिट आई, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं मैरिट रही। बस वहाँ से मेरी PhD की जर्नी स्टार्ट हुई और 2023 में मुझे DAVV यूनिवर्सिटी की तरफ से PhD की उपाधि प्रदान की गई। जी मैम, जिस तरीके से आपके परिचय में आपने बताया कि कहीं ना कहीं आप एक होनहार विद्यार्थी रहे, वो चीज़ हमको समझ में आती है। लेकिन जो आपका क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, वो एक चुनौतीपूर्ण। इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगी कि देखो, होनहार होना और अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत का 100% इनपुट डालता है तो वो 100% भी हमको कहीं ना कहीं लाके खड़ा कर देगा। मतलब केवल एक सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। व्यक्ति यदि थोड़ा सा एवरेज भी है और यदि उसमें पढ़ने की इच्छा शक्ति है, किसी चीज़ को सीखने की इच्छा शक्ति है, तो वो चीज़ उसको बहुत आगे तक लेकर जाती है। बिल्कुल मैम। मैम, एक अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि आपका जो क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र है
और वो क्षेत्र कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। तो इस दौरान आपके सामने कई चुनौतियाँ आई होगी, कोई एक ऐसी चुनौती हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे जिसको देखकर आप हताश हुए लेकिन उसका सामना कर आपने अपने सफलतम पद पर निरंतर रहे? ऐसे तो देखो जीवन पूरा ही संघर्ष, सभी का जीवन संघर्ष में रहता है, हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संघर्ष तो है। ऐसे ही मेरे भी जीवन में रहा। मैंने जैसे कि बताया कि 11th और 12th मेरा साइंस था और मेरे पापा मुझसे बहुत उम्मीद रखते थे। जब मैं 11th में थी, जस्ट हम 11th की तैयारी कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा को 4th स्टेज का लंग्स कैंसर डायग्नोज हुआ और पापा चले गए। वही हमारे जीवन का सबसे हताश वाला पॉइंट था। फिर समेटा अपने आप को और आगे बढ़े। तो ये वो पॉइंट था जब हम हताश हुए, पर जीवन है तो चलना है, ये सोचकर फिर अपनी फील्ड चेंज की और आगे। कि पापा का ना रहना भी एक कारण रहा कि सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा। जी जी जी। मैम, आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आप किसको मानते हैं? एक टर्निंग पॉइंट तो यही था मेरे पापा का जाना, और एक बहुत सुखद टर्निंग पॉइंट मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम बहुत मतलब हम अपने आप के प्रति ऑनेस्ट होते हैं तो ईश्वर हमको ऐसे लोगों से मिला देता है जो हमारे लिए सफलता के लिए एक साधन बन जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे जीवन में मैं ऐसा मानती हूँ कि सिस्टर, एक तो मेरे जो परिवार मेरा है, मेरे पति, मेरे सास ससुर, ये बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही किया, सपोर्ट ही किया। दूसरा, मैंने जब सेंट तेरेसा ज्वाइन किया तो मुझे सिस्टर जॉन्सी, सिस्टर ज्योतिष, फादर सीरियक, इन्होंने मुझे बहुत बहुत एनकरेज किया। मतलब हर क्षेत्र मैंने बहुत सीखा वहाँ पर। जब हम नए नए किसी फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं पता होती, पर जब मैं उस माहौल में गई तो बहुत सारी चीज़ें उनके सानिध्य में रहते हुए मैंने सीखी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ सीखा है और आज अगर मैं कहीं कुछ दे पा रही हूँ तो उसका बहुत बड़ा कारण उस संस्था से जुड़ना है। जी बिल्कुल मैम। मैम, अगला एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। जिस तरीके से आप, हमारी टीम ने हमें बताया कि आप जो देवकर कोचिंग क्लासेस चलाते हैं उसमें कई ऐसे बच्चे भी आपके पास आए जो फीस भरने के कैपेबल नहीं थे और आपने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी टीच करा, तो वो चीज़ कहाँ से आई? देखो, ये कैसे आती है, जब हमारे जीवन में हम कोई स्कैरसिटी फील करते हैं। जैसे मेरे पापा जब 11th में उनकी डेथ हो गई तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं कहीं कोचिंग लगा पाऊँ 11th 12th की। और सबको मालूम है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके लिए हमको कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प लगती है। तो उस समय ये दिक्कत तो थी कि हम कहीं कोचिंग, मैंने बिना कोचिंग के 11th और 12th साइंस मैंने क्लियर किया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे मन में थी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थितियाँ ऐसी, पढ़ने में अच्छे होते हैं पर परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो जब हम वो चीज़ फील करते हैं ना तो हम जल्दी ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब मेरे पास इस तरीके के बच्चे आते थे जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक होता था या जिसके फादर नहीं है, जिनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, जब वो मुझे कभी इस तरीके से अपनी परेशानी बताते थे तो मैं उनको एक ही बात बोलती थी कि किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू बी कंटिन्यू। और वो मेरे यहाँ पर पढ़ते जाते थे और ऐसे बच्चे आज भी मुझसे कनेक्टेड हैं, आज भी मेरे पास आते हैं, मुझसे मिलते हैं। मुझे लगता है यही उनका रिटर्न है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के स्वार्थ के समय में भी आप इस तरीके की सेवा हमारे सोसाइटी में प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। मैम, अगला क्वेश्चन कि इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग स्कूल में करूँगी, क्योंकि मैं कोचिंग तो पढ़ाती थी। क्योंकि पापा जाने के बाद मैंने अपना कोचिंग सेंटर छोटा सा, छोटे छोटे बच्चे आते थे मेरे पास, मैं 12th में थी, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। पर मैंने ऐसे टीचिंग करने स्कूल जाऊँगी ऐसा मैंने नहीं सोचा था। कोइंसिडेंटली मैं एक बार सेंट तेरेसा मेरी भतीजी के रिपोर्ट कार्ड को लेने गई तो सिस्टर ज्योतिष से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बात में मुझसे मेरा क्वालिफ़िकेशन पूछ लिया 97 में। तो मैंने उनको बताया मैं MA इन इकोनॉमिक्स हूँ। तो वो बहुत, उस समय उनका 11th 12th कॉमर्स खोलने का चल रहा था सेंट तेरेसा में। तो उन्होंने कहा कि हमको इकोनॉमिक्स के लिए तो टीचर लगेगा ही, तो मैं चाहती हूँ कि तुम सेंट तेरेसा ज्वाइन करो। और जस्ट 96 में मेरी मैरिज हुई थी। तो मैंने उस समय तो उनको कुछ जवाब नहीं दिया, पर पता नहीं क्यों सिस्टर ज्योतिष को मुझ में ऐसा कुछ दिखा। तो वो घर आई, मेरे सास ससुर से कहा कि आपकी बहू पढ़ी लिखी है, उनको भेजो आप सेंट तेरेसा में।
तो मैं उनके बोलने पे घर वालों ने भी फिर मुझे इनकरेज किया और मैंने सेंट टेरेसा ज्वाइन। ऐसे स्कूलिंग मेरी मतलब स्कूल में मेरा ज्वाइनिंग हुआ और मैंने स्कूल ज्वाइन किया और एक बड़ी लंबी मेरी जर्नी एजुकेशन की स्टार्ट हुई। बिल्कुल मैम, जो अभी तक की आपकी सफलता है उसका श्रेय आप किसको देंगे? सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि अगर हमारे सराउंडिंग में अगर हमारे घर का माहौल अच्छा ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला क्रेडिट तो मैं अपने परिवार को देती हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसा माहौल दिया कि मैं खुलकर सारे काम कर सकती हूँ, मुझे इतनी आज़ादी दी कि मैं हर तरीके की अपनी बात अपने परिवार में भी रख सकती हूँ। दूसरा, मुझे मिलने वाले लोग ऐसे थे जिन्होंने वाकई मुझे ऐसा साथ दिया कि हम अच्छे काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो बस मेरा सराउंडिंग ही है जिसने मुझे सपोर्ट किया। मैम, एज ए टीचर आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए और एक मैसेज हमारे देश के युवाओं के लिए। जी, देखो, सबके लिए एक ही मैसेज दूंगी मैं कि ज़िंदगी संघर्षों भरा है। हम परिस्थितियों को ब्लेम करके बैठ जाएं, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है। मैं अक्सर कहती हूँ कि यदि आप उड़ ना सको तो आप दौड़ो, यदि आप दौड़ भी ना चल सको तो आप चलो, और यदि आप चल भी ना सको तो आप रेंगो, बट आप कीप मूविंग। आप अपने आप को हमेशा चलाते रहें, बढ़ाते रहें, चाहे जो परिस्थितियाँ आएँ, अपने मन को निराश ना करें और आगे बढ़ते रहे। क्या पता ईश्वर ने कौन सा मंगल विधान कर रखा है कि अगर उस परिस्थिति से हम बाहर निकल जाएंगे तो हमको एक बहुत बड़ी सफलता हमारा रास्ता देख रही होगी। तो केवल आगे बढ़ते रहें, और अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं घूम कर आप तक आती है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहती थी, पर परिस्थितियों ने 25 साल में एक ऐसा सर्कल घुमाया कि मैं MBBS डॉक्टर तो नहीं बनी, पर मैं अपने सब्जेक्ट का डॉक्टर बन गई। तो आज मैं बहुत प्राउड से कहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं डॉक्टर बनी। इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि इसमें मेरे मायके पक्ष का भी उतना ही योगदान है। मेरी मम्मी ने, जब मैं PhD कर रही थी उस समय मेरी मम्मी भी मेरे यहाँ आकर रही। जब मैंने MA इन पॉलिटिकल साइंस किया तब मेरी सासू माँ मेरी 2 महीने की बच्ची को संभालते थे। मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, 2 महीने की बच्ची मेरी सासू माँ संभाल कर उसको लेकर घूमते थे। मतलब ये सारी चीज़ें हमको, जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो हमको परिस्थितियाँ भी वैसी मिल जाती है कि सारे लोग हमको सपोर्ट। मेरे भाई का स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा था कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, जब मुझे MBBS करने नहीं मिल रहा था, तो मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि क्या फ़र्क पड़ता है, डॉक्टर लगाना मेन होता है। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओगे। तो ये कई बार ऐसा होता है कि हमारे सराउंडिंग के लोग हमारे पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल, मीन्स कि कहीं ना कहीं आप तो चाहते थे डॉक्टर बनना, लेकिन साथ में आपके परिवार ने भी उतना ही बहुत सपोर्ट किया। मेरे बच्चों का भी सपोर्ट रहेगा। मैं जब कोर्स वर्क कर रही थी तो अब तो PhD में कंपलसरी हो गया है 6 महीने का कोर्स वर्क, जिसमें मुझे 3 महीने वो इंदौर जाके रहना था। कंटिन्यू क्लासेस लग रही थी, सेमिनार्स चल रहे थे। मेरे बेटे का 12th का साल था। मतलब लिटरली मैं आपसे बोलूँगी कि मुझे 1-2 बार तो रोना आया कि मेरे बेटे का 12th का फिजिक्स का पेपर है और मैं वहाँ सेमिनार अटेंड कर रही हूँ। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या हम अपने गोल के लिए अपने बच्चों के लाइफ के साथ तो नहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और मेरे बेटे का भी एक ही स्टेटमेंट था कि मम्मी आप थोड़ी पढ़ोगे, पढ़ना तो मुझे है, तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, मैं अपनी पढ़ाई पे। और मेरे बेटे के 90% आए थे और मेरे बेटे के JEE मेंस में 98.8 परसेंटाइल आए थे। मतलब इसमें उसने भी अपनी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उसने मुझे वो रिजल्ट भी दिए। तो मैम, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आप PhD आपने करा जी, और कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें PhD करना है, लेकिन गाइडेंस ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं अपना सपना अधूरा छोड़ देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को PhD करना है तो उसको क्या क्या चीज़ करना देखिए, सबसे पहले तो उसको एंट्रेंस देनी है। एंट्रेंस देने के बाद में वहाँ पर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। आपका सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, मतलब टॉपिक। फिर उसके बाद आपकी 6 महीने की कोर्स वर्क होती है। उसके बाद आपको गाइड सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप गाइड सिलेक्ट कर लो, आपके गाइड के साथ आपकी बॉन्डिंग, आपकी ट्यूनिंग, वो भी मैटर करती है। मैं इसका क्रेडिट हम मेरे गाइड को भी देना चाहूँगी। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट, और गलतियाँ मैंने भी बहुत सारी की करते समय, पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाकर मेरी गलतियों से ओवरकम करने में मुझे मदद की है। तो इसमें गाइड का भी उतना ही योगदान रहता है। बस इसके बाद में आप अपनी थीसिस आपको वर्क करना होता है, फील्ड वर्क करना होता है।
डेटा कलेक्ट करना होता है, और वो जो 6 महीने का कोर्स वर्क है उसमें आपको डेटा को कैसे डील करना है वो सिखा दिया जाता है। तो वो अपने आप फिर प्रोसेसिंग चालू, एक बार हम जुड़ गए तो फिर वो प्रोसेसिंग अपने आप चालू हो जाती है, फिर हमको खुद ही समझने लगता है कि अब हमको आगे क्या करना है। मीन्स की सबसे शुरुआत एंट्रेंस से कि आपको पहला एंट्रेंस इनिशिएटिव यही है कि है ना आप एंट्रेंस दीजिए। हम लोग हमारे अंतिम प्रश्न पर चलते हैं कि आपको हमारे लीड लैब के मंच पर आकर कैसा लगा? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी जगह है जहाँ हम दूसरों को एनकरेज कर सकते हैं। तो हो सकता है कहीं, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं जनरली जब पढ़ाती हूँ तब भी बच्चों को बोलती हूँ कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और उसमें से यदि आपने मेरी एक बात भी मान लिया या एक स्टूडेंट ने भी इस बात को मान के अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया तो ये भी हमारी अपार सफलता है। इसमें से यदि कुछ लोग, एक व्यक्ति भी यदि इससे कुछ प्रोत्साहित होता है तो वो हमारी अपार सफलता होगी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में महारत रखते हैं और आप उन लोगों को आगे ला रहे हैं। मतलब ऑब्वियस है, जो युवा है उनको तो इससे फ़ायदा ही होना है। तो आपको भी मैं बहुत साधुवाद करती हूँ कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपके इस इंटरव्यू में आपने जो चीज़ बोली कि आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है, चाहे आप दौड़ो, उड़ो या रेंगो। और कहीं ना कहीं हमारे दर्शक ये चीज़ को मानेंगे और अपने स्तर पर आगे बढ़ते रहेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू, धन्यवाद।